This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। दोस्तों, हमने खबर दिखाई थी कि केशव प्रसाद मौर्य कैसे ठगे गए। ठगने का मतलब यह था कि दावा किया जा रहा था कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। गोदी मीडिया तक ने यह खबर चला दी थी कि किसी और ने नहीं, योगी आदित्यनाथ ने उनका नाम आगे किया है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए। लेकिन इन सब के बीच एंट्री अचानक से हो जाती है मोहन भागवत की, जो याद दिलाते हैं कि 17 सितंबर बेहद करीब आ रही है, यानी मोदी जी 75 साल के होने वाले हैं। वही वाला फॉर्मूला जिसके तहत उन्होंने बीजेपी के अनुभवी और सबसे कर्मठ और जिन्होंने बीजेपी की नींव रखी, उन्हें बड़े सलीके के साथ पार्टी में साइडलाइन कर दिया। वही फॉर्मूला अब उन पर भी लागू होगा। साफ साफ लफ्जों में कह दिया जाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर होने वाला चुनाव, ये कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, ये आरएसएस पर छोड़ दीजिए या फिर बीजेपी की अगली पीढ़ी पर छोड़ दीजिए। आप विदाई की तैयारी करिए, क्योंकि 75 साल जब होते हैं तो 75 साल होने के बाद बधाई के साथ साथ विदाई की भी तैयारी कर लेनी चाहिए। यह बता रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के दौरान बहुत बड़ी बगावत बीजेपी में हो सकती है, क्योंकि हर कोई जानता है कि मोदी शायद इतनी आसानी से सत्ता छोड़ेंगे नहीं, और इन सब के बीच इसकी कवायद शुरू हो गई है। पहले केशव प्रसाद मौर्य दौड़े दौड़े पहुंचे थे दिल्ली, यह खबर हमने आपको दिखाई थी। वहां मुलाकात अमित शाह से की थी। तब भी मैंने सवाल उठाया था, चूंकि केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है, तो आखिरकार अमित शाह से उन्होंने मुलाकात के दौरान कैबिनेट विस्तार, यानी जिसमें नए कैबिनेट नए मंत्रियों को जगह मिलनी है, उस पर डिप्टी सीएम से बातचीत क्यों कर रहे हैं अमित शाह? यह तो बात मुख्यमंत्री से होती है ना। मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे, केंद्रीय नेतृत्व से बात करेंगे, ये तमाम चीजें होंगी। ये केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात के दौरान इस पर चर्चा क्यों हो रही है? अब देखिए, उसका जवाब भी मिल गया है। जैसे ही दिल्ली से लौटे केशव प्रसाद मौर्य, वो कहीं नहीं गए। उन्होंने, वो जानते किससे मुलाकात कर ली, वो चले गए सीधे राजभवन। राजभवन दौड़े दौड़े पहुंचे और उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर ली। खास बात इसमें यह रही कि ना कोई ऐसा मौका था कि राज्यपाल से मुलाकात करनी थी, ना ही कोई वजह थी, लेकिन अमित शाह का संदेश राज्यपाल तक पहुंचाना था क्या। आज एक एक खबर आपको दिखा रहा हूं कि अमित शाह से मुलाकात के फौरन बाद केशव प्रसाद मौर्य ने क्यों राजभवन की तरफ दौड़ लगा दी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। दौड़े दौड़े पहुंचे हैं केशव प्रसाद मौर्य राजभवन। खबर यह है कि जो बातचीत फोन पर नहीं हो सकती, वो संदेशों के जरिए पहुंचाई जाती है। केशव प्रसाद मौर्य अमित शाह से मुलाकात करते हैं। वहां जैसे ही मुलाकात का दौर खत्म होता है, सीधे लखनऊ पहुंचते हैं और लखनऊ में वो राजभवन पहुंचते हैं। पहले ये तस्वीर आप देख लीजिए। ये तस्वीर क्यों जरूरी है, मैं इस लिहाज से भी आपको बताऊंगा। इसमें पुष्प गुच्छ दे रहे हैं, आनंदीबेन पटेल की मुस्कुराहट, केशव प्रसाद मौर्य की मुस्कुराहट, और इस दौरान दोनों की मुलाकात। इस मुलाकात के वजह मैं बता रहा हूं कि अगर कुछ और भी होता तो मैं समझ लेता कि आनंदीबेन पटेल का जन्मदिन था, यूपी का गठन दिवस था या स्थापना दिवस था, सरकार की कोई बात थी। कुछ नहीं था ऐसा। दरअसल अमित शाह से मुलाकात करके यहां पहुंचना बहुत जरूरी। सबसे पहले आनंदीबेन पटेल को समझिए कौन है। आनंदीबेन पटेल सिर्फ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल नहीं है, बल्कि वो एक वक्त में गुजरात की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और मोदी शाह के बेहद करीब बताई जाती है। नरेंद्र मोदी साहब जब 2014 में एनडीए का चेहरा बने थे और प्रधानमंत्री बने, तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर जब वो दिल्ली आए, तब मुख्यमंत्री इन्हीं को बनाया था। यानी वो पूरा भरोसा था आनंदीबेन पटेल पर। यानी सबसे भरोसेमंद चेहरों में अगर देखा जाता है तो आनंदीबेन पटेल को भी देखा जाता है मोदी शाह की। अब ऐसे में जो खुद मोदी शाह के बेहद करीबी हैं केशव प्रसाद मौर्य, और जो बार बार बगावत का झंडा बुलंद कर देते हैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, उनका अचानक अमित शाह से मुलाकात करके आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करना बताया जाता है कि वो अमित शाह की तरफ से भिजवाए गए संदेश को वहां तक पहुंचाने गए थे। क्योंकि अगर ये मुलाकात यहां तक सीमित रहती तो बात अलग थी, क्योंकि एक तरफ आरएसएस ने मोर्चा खोल रखा है। आरएसएस याद दिला रहा है कि 75 साल के होने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब, ऐसे में उन्हें सत्ता छोड़नी होगी। अब जो सियासी गलियारों में चर्चा है वो कुछ इस कदर है। महीने बचे हैं मोदी जी के पास 2, इस बात को लेकर कि वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे। उनका नहीं बने रहने का ज्यादा चांसेस इसलिए हैं क्योंकि आरएसएस वही फॉर्मूला याद दिला रहा है जो मोदी शाह ने इजाद किया था। लेकिन इस फॉर्मूले को वो अपने ऊपर लागू होने देंगे, इसके लिए एक दूसरा तरीका अख्तियार किया जा रहा है, जिसकी चर्चा है इस बात की है कि पिछले 11 बरस में मोदी और शाह ने मिलकर बीजेपी के अंदर एक ऐसा कॉकस तैयार किया है जो आरएसएस से भी मोदी शाह के लिए भिड़ सकता है। लेकिन 240 सीटों पर सिमटने के बाद हालत यह हुई है कि मोदी शाह की जोड़ी कमजोर हुई। लेकिन
एक बार फिर से उसे मजबूती देने जा रहे हैं। कई ऐसे चेहरों को बदलने की पर जोर दिया जा रहा है जो वक्त पड़ने पर मोदी शाह के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। वो चाहते हैं कि सिर्फ ऐसे ही चेहरे उस वक्त 17 सितंबर के बाद सत्ता में हो या फिर संगठन में हो जो आरएसएस की तरफ से दबाव डालने पर मोदी शाह का पक्ष लेकर आरएसएस से भिड़ जाए। इसीलिए राजनीतिक तौर पर सबसे बड़े राजनीतिक सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदलना होगा। हर कोई योगी और मोदी शाह के रिश्तों को समझता है। अगर कल आरएसएस दबाव डालता है कि आप 75 साल के हैं, इस्तीफा दीजिए मोदी जी, तो योगी आदित्यनाथ इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन अगर केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो बड़ा आसान हो जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य डंके की चोट पर आरएसएस के खिलाफ खड़े भी हो सकते हैं और मोदी शाह का समर्थन कर सकते हैं। पहला। दूसरा, बिहार में चुनाव जीतने के बाद अपना मुख्यमंत्री चाहते हैं। ये कई ऐसे चेहरे हैं जो आज भी मोदी शाह के लिए आरएसएस के लिए से भिड़ जाएंगे। यानी अपनी एक पूरी लॉबी 17 सितंबर से पहले तैयार की जा रही है कि अगर वक्त ऐसा आया तो आरएसएस को कमजोर किया जाए और आरएसएस के सामने खुद मोदी शाह खड़े ना हो, बल्कि इन नेताओं को खड़ा करके आरएसएस को बैकफुट पर लाने की तैयारी की जाए या फिर बगावत इस चरम पर पहुंचाई जाए कि बीजेपी भी दो फाड़ हो तो इससे आरएसएस घबरा जाए। इसलिए संगठन से लेकर इसलिए अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना बैठाना चाहते हैं। अलग अलग राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष अपने विश्वासप्रद लोगों को बैठाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री भी अपने होने चाहिए। मोहन यादव हुए, भजन लाल शर्मा हुए, मनोहर लाल खट्टर को हटाकर, इसीलिए आपने भी देखा कि मनोहर लाल खट्टर को राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में चर्चा चल रही है, लेकिन वहां बिठाया अपना व्यक्ति गया है। लेकिन एक दो राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों में इनकी दाल नहीं गल रही है, जिनमें से एक राज्य है देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ वाला। यहां पर इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। यहां आरएसएस के उस बात को जोर दिया जाएगा जिसमें 75 साल वाला फॉर्मूला ये दोनों लाए थे। इसीलिए ये मुलाकात मेन मानी जा रही है। इस मुलाकात के फौरन बाद ही जरा देखिए गुटबाजी भी बताई जा रही है, शुरू हो गई है। मुलाकात का दौर शुरू होता है। केशव प्रसाद मौर्य मुलाकात करते हैं, किससे? बाबूराम पासवान से मुलाकात करते हैं, पीएन पाठक से मुलाकात करते हैं, यानी ब्राह्मण, दलित और पिछड़े समाज से आने वाले नेता, विधायक और मंत्रियों से मुलाकात का दौर केशव प्रसाद मौर्य ने शुरू कर दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले साल लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद मोदी शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ हो रहा था। योगी आदित्यनाथ लगातार क्षत्रिय, ठाकुर, विधायकों, नेताओं, मंत्रियों से मिल रहे थे और इधर पिछड़े, दलित और आदिवासी और ब्राह्मण नेताओं से मुलाकात लगातार केशव प्रसाद मौर्य कर रहे थे। वैसा ही तो हो रहा है। फिर देखिए एक और तस्वीरें दिखाता हूं कुछ, यहां पर भी निकल कर आया। रामचंद्र यादव से मुलाकात कर ली, अनिल मौर्य से मुलाकात कर ली, गुरु प्रसाद मौर्य से मुलाकात होती है, तेजपाल नागर से मुलाकात होती है, निर्मला पासवान से मुलाकात होती है। यानी क्षत्रिय विधायकों से या नेताओं से मुलाकात नहीं हो रही। क्या वाकई कोई बड़ा संदेश अमित शाह ने पहुंचाया है आनंदीबेन पटेल को? क्या वाकई उत्तर प्रदेश में बीजेपी में, सरकार में कोई बड़ी बगावत होने जा रही है? और ये बता दिया गया है कि जब बगावती हालत हो तो क्या फैसला आनंदीबेन पटेल को लेना है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।